हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। अब इस लेक्चर में जो सबसे पहली चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें इस चैप्टर की पढ़नी है वो है एटॉमिक मास। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने एटॉमिक मास का यूज़ करते हुए कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करने की कोशिश की। अब एटॉमिक मास होता क्या है ये सवाल उठा। तो एटॉमिक मास, हर एटम का एक मास होता है, एक पर्टिकुलर मास, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जनरली बोला जाता है जब CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन 4 ग्राम, 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। या फिर हम ये बोले कि जो कार्बन है वो 3/4 ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब ऐसे बताना काफी मुश्किल था कि इसका इतना पार्ट इसके साथ रिएक्ट करता है। अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि भाई कार्बन का 1U ऑक्सीजन के 2U के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन का 7U ऑक्सीजन के XU के साथ रिएक्ट करता है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो इसके चलते हुए एटॉमिक मास यूनिट का डिस्कवरी हुई। अब सबसे पहला सवाल उठता है, एटॉमिक मास को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called atomic mass। अब एटॉमिक मास निकालने में काफी दिक्कतें आई। क्यों दिक्कतें आई? क्योंकि एटम जो होता है वो बहुत रेयरली जो है एक एटम पाया जाता है, अदरवाइज एटम जो होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं। अब जब एक एटम ही नहीं मिलेगा तो हम उसका मास कैसे निकालेंगे, और इतना हमारे पास कोई भी वेइंग डिवाइस नहीं है जो इतना कम मास भी डिटेक्ट कर ले। तो ये काफी दिक्कतें आई कि एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाए एक एटम के लिए। फिर उसके बाद बच्चों क्या किया गया, एक नंबर बोल दिया कि जो सबसे छोटा एटम होगा उसका मास हमने, लेट सपोज हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हमने बोला हाइड्रोजन का मास है 1U। U क्या होता है, 1 क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता, हम ये बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रोजन है 14U, कार्बन है 12U, ऑक्सीजन है 16U। तो ये हमने बोल दिया। अब हमें क्या पता कि हाइड्रोजन का मास कितना है, तो हमने बोला कि हम U को एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन का मास आ जाए, जब 14 से मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रोजन का मास आ जाए, 12 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन का मास आ जाए, और 16 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाए हमारा ऑक्सीजन का मास। और ऐसा ही नहीं, इन एलिमेंट्स के लिए नहीं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं एक कांस्टेंट नंबर से जब U को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मास आ जाना चाहिए। अब सवाल उठा कि भाई इस U की वैल्यू फिर लेंगे क्या। अब U होता क्या है कि किसी को नहीं पता। तो U होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन का मास आएगा, जब मैं 14 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नाइट्रोजन का मास आएगा, जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास कार्बन का मास आएगा, और ऐसे ऐसे मेरे पास सारे एलिमेंट्स के मास आ जाएंगे। अब बच्चों जो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये नंबर कहां से आ गया, आपने आप क्यों लिख दिया,
तो ये अपने आप लिखा हुआ नंबर नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो डाल्टन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे या फिर उसको और स्टडी कर रहे थे, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, पहले ऑक्सीजन एटम उन्होंने बोला कि जो 1U की वैल्यू होगी वो होगी 1/16 ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम, कि 1/U की वैल्यू ये होगी कि ऑक्सीजन के एटम का आप मास निकाल लीजिए और उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा उसे हम 1U बोलेंगे। तो साइंटिस्ट ने पहले ऐसा बोला और इसके पीछे रीजन था, ऐसे ही नहीं हमने बोल दिया कि ऑक्सीजन एटम का 1/16 ले लीजिए, इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था, चलिए पहले लिखते हैं और उसके बाद उसे समझेंगे। तो सबसे पहला रीजन, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन, ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन रिएक्ट विद a large number of elements and formed compounds. ये था रीजन नंबर 1 कि जो ऑक्सीजन था वो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता था। तो जब क्योंकि मुझे अब रिलेटिव मास निकालना है कि ऑक्सीजन के 1U का मास आया इतना और दूसरे एटम का मास U की टर्म्स में निकालना है मुझे, तो मुझे रिलेटिव मास निकालना है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था, तो सारे अदर एलिमेंट्स का मास ऑक्सीजन के रिलेटिव ही निकाला जाएगा, साइंटिस्टों ने ये सोचा। उसके बाद दूसरा रीजन था दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव a large number यहां पे थोड़ा सा गलती हो गई है, दिस एटॉमिक मास यूनिट के बाद लिखेंगे गिव masses of most of the elements एज होल नंबर। अब क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, तो जो एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट्स का निकाला गया, जो इस एटॉमिक मास यूनिट की हेल्प से वो होल नंबर आए, इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए मुझे कार्बन का या फिर नाइट्रोजन का मास निकालना है और मैंने बोल दिया 1U जो है वो है 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब 1U ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो क्या ये जरूरी बात है कि कोई होल नंबर ही होगा जो कि 1U से मल्टीप्लाई होकर मास दे। हो सकता है 1.5 इंटू 1U करेंगे तो नाइट्रोजन का मास आए, कुछ भी हो सकता है। पर जब ऑक्सीजन को एज अ एटॉमिक मास यूनिट लिया गया तो देखा गया कि मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट थे उनका जो मास था वो होल नंबर की फॉर्म में आ रहा था और इससे जो कैलकुलेशंस करनी थी वो बहुत इजी हो रही थी, तो इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया। तो ये थे रीजन, पर इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। अब ड्रॉबैक्स क्या है उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। अब इसके बाद जो मेन डिस्कवरी हुई, जो 1U को क्या बोला गया, 1U को बोला गया 1/12 of mass of an carbon 12।
कार्बन के काफी सारे आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 एंड एक्सेट्रा, और उसके लिए जो 1U की वैल्यू थी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम को बोला गया 1U। अब इसी के रिलेटिव सारे अदर एलिमेंट्स का मास निकाला गया, और जब एलिमेंट्स का मास निकाला गया तो हाइड्रोजन का मास आया 1U। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का आया 12U, नाइट्रोजन का आया 14U, ऑक्सीजन का आया 16U एंड सो ऑन। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो एटॉमिक मास यूनिट को, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से या फिर AMU से। AMU पहले यूज होता था, पर साइंटिस्ट ने इसको चेंज करके AMU से U कर दिया, तो अब हम U को यूज करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12। तो ये होता था एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की 1U की वैल्यू आई कितनी? तो 1U की जो वैल्यू आई वो आई 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। चलिए, अब इसके बेसिस पर फिर हमने कुछ एलिमेंट्स के मास निकाले। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं, और ये इन एलिमेंट्स के मास बच्चों आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत यूजफुल है इन एलिमेंट्स के मास। तो एलिमेंट्स कौन से हैं, उनके मासेस क्या हैं, यहां हम देखते हैं। एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस। तो नंबर 1 एलिमेंट जो था वो था हाइड्रोजन। तो जब U की टर्म्स में हाइड्रोजन का मास निकाला गया वो आया 1U। उसके बाद कार्बन, कार्बन का आया 12U। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आया 14U। ऑक्सीजन का आया 16U। सोडियम, इसका मास आया 23U। मैग्नीशियम, इसका आया 24U। फिर आया सल्फर, सल्फर का मास आया 32U। क्लोरीन 35U, 35.5U बच्चों इसका आंसर आया था। अब 35.5 यहां पर आप देख सकते हैं कि 35.5 को जब मैं 1U से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरे पास क्लोरीन का मास। अगर 32 को मैं 1U से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सल्फर का मास। और लास्ट कैल्शियम।
ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनके मास आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एटम के एग्जिस्टेंस की। अब एटम के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि भाई क्या एटम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चों, हमारे जो भी एनवायरनमेंट में एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं, उनमें से बहुत थोड़े से एटम्स ऐसे हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि मतलब बस वो ही एटम इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में मतलब एटम इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है, पर बाकी सारे एटम जो हैं वो सारे ग्रुप्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के रिएक्ट करके पाया जाता है वाटर के अंदर H2O में, पर वो किसी और एटम के साथ ग्रुप में पाया जाता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअली अकेले एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको ग्रुपिज्म की जरूरत नहीं है। अब वो एटम्स कौन से हैं? वो है हमारी इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, और वो रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए अब इस बात को जब हम लिखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एटम्स ऑफ most of the elements are very reactive and does not exist in free state. Only the atoms of noble gases such as helium, neon, argon, krypton and so on are chemically unreactive and can exist in the free state as single atom. Atoms of all other elements combine together to form molecules और आयंस। तो इसके हिसाब से बहुत कम एटम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल एटम प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में। क्योंकि सारे एटम्स इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। अब जो ग्रुपिज्म होता है, दो
एक या दो या तीन कितने भी एटम जब मिलते हैं, जो वो चीज बनती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयन्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब दो या दो से ज्यादा तरह के एटम या एक साथ जब मिल जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ टू or more atoms that are chemically bonded together is called a molecule। तो ये था मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एग्जाम्पल है H2O। अब H2O जो है हाइड्रोजन के एटम्स, दैट इज दो हाइड्रोजन के एटम प्लस ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। अब जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन की बात करें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, पर जब इन दोनों को कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिया जाता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलिए अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमोएटॉमिक क्या होते हैं, हेटेरोएटॉमिक क्या होते हैं, सर समझा दीजिए। तो देखिए बच्चों, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि O2। O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जिसके अंदर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसा कि आपको देख सकता है ये 2 H2, O3 जिसको हम ओजोन भी बोलते हैं, S8, P4 एक्सेट्रा। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स में एक ही तरह के एटम है, जैसे कि H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, तो सेम तरह के एटम प्रेजेंट हैं। इन तरह के एटम्स को हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनको डिफाइन करना हो तो these molecules contain atom of same element।
अब हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो आपको समझ आ ही गया होगा, जब होमोएटॉमिक वो होते हैं जिसके अंदर सेम तरह के एटम हो, हेटेरोएटॉमिक वो होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एटम प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर बात कर ले एग्जांपल की तो H2O, H2O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कॉमन सोर्ट दैट इज NaCl या फिर कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 एक्सेट्रा। तो ये सारे होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर इनको मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? These molecules contain atoms of different elements। ये थे बच्चों मॉलिक्यूल्स। अब आयंस थे। हमने मॉलिक्यूल से पहले एटम्स एग्जिस्टेंस में दो नई टर्म देखी थी, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब आयंस क्या होते हैं बच्चों? जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम जो हैं अपने ऊपर चार्ज ले आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl की, तो जब Na को और Cl को अलग अलग लिखा जाता है, इन्हें लिखा जाता है Na प्लस और Cl माइनस। तो क्योंकि ये अपोजिट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से NaCl फॉर्म होता है। तो ये जो चार्ज आया Na एटम के ऊपर, इसको हम कहते हैं आयन। Na प्लस और Cl माइनस जो है ये है आयंस। आयंस को हम अभी डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक एटम या एक एलिमेंट के एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए उसको हम कहते हैं आयन। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन, एनायन। ये सब अभी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने बढ़ते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। हेडिंग डालिए। तो लिखिए बच्चों मेरे साथ, द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of an element is called its atomicity। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं O2 की, तो इसके अंदर हैं दो एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी है 2। तो जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती है उसको हम बोलते हैं डायएटॉमिक। अगर मैं बात करूं आर्गन की, Ar, इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 1 एटम। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 1। जिसके अंदर एक एटम हो या उसकी एटॉमिसिटी 1 हो उसको बोला जाता है मोनोएटॉमिक। अब हम बात करते हैं O3 की, तो इसके अंदर है 3 एटम्स।
तो इसकी एटॉमिसिटी 3, और तीन एटॉमिसिटी वाले मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है ट्राई एटॉमिक। P4 इसके अंदर प्रेजेंट है 4 फोस्फोरस के एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। 4 एटॉमिसिटी को बोला जाता है टेट्रा एटॉमिक। लास्ट एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं S8। इसके अंदर प्रेजेंट है 8 एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 8। तो 4 से ज्यादा वाले एटम, जब भी किसी एटॉमिसिटी 4 से ज्यादा हो तो उसको हम बोल देते हैं पॉली एटॉमिक। तो इसमें एटॉमिसिटी होती है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें ग्रेटर देन या फिर 8। तो ये थी बच्चों एटॉमिसिटी। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हमने अभी तक पढ़े, हमने काफी सारे कंपाउंड्स पढ़े कि हमने कहीं लिख दिया NaCl, तो क्या कहीं पर भी हमने ये पढ़ा कि ये NaCl बनता कैसे है? तो अब हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं। चलिए हेडिंग डालिए केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, कब हमें केमिकल फॉर्मूले का यूज करना है? अब मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स जब मिलते हैं उससे बनता है कंपाउंड। अब मुझे किसी कंपाउंड को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि अगर बात करूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड है एक कंपाउंड। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है केमिकल फॉर्मूला में, तो मैं लिखूंगा, क्योंकि सोडियम को बोला जाता है Na और क्लोराइड को रिप्रेजेंट किया जाता है Cl, तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो उस केमिकल फॉर्मूले को तो कैसे करेंगे? इट इज symbolic representation of the composition of a compound। ये होता है केमिकल फॉर्मूला। अब बच्चों केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो, अब हम इसमें आगे ये देखेंगे। चलिए हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट वैलिडेट करने चाहिए उस फॉर्मूले द्वारा। तो पॉइंट नंबर 1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 क्या है? द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैलेंसीज होती हैं या फिर किसी आयन के ऊपर चार्ज, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, आयन क्या होता है? किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं आयन। चार्ज क्यों आता है वो सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसीज या फिर चार्ज जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के, वो सब बैलेंस्ड होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर इसकी वैलेंसी है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की वैलेंसी है 2, तो उसकी वैलेंसी 2 फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा दूसरा एलिमेंट का एटम आना चाहिए जो इसकी वैलेंसी 2 को फुलफिल कर पाए। तो उस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एक केमिकल फॉर्मूला में सारे एलिमेंट्स को। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, व्हेन a compound is formed of metal and non-metals, symbol of metal come first. एग्जाम्पल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है मेटल और नॉन मेटल से, तो जो मेटल होगा उसका नाम, उसका सिंबल पहले लिखा जाएगा और जो नॉन मेटल होगा उसका सिंबल बाद में लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था NaCl। Na जो है एक मेटल है और Cl नॉन मेटल। या फिर CuO या फिर CaO, ये सारे हैं एग्जाम्पल जिसमें दिखता है कि मेटल का नाम पहले, मेटल का सिंबल पहले और नॉन मेटल का सिंबल बाद में। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, when a compound या फिर यहां पे लिखिए when a polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio।
और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होंगे जैसे कि CaOH होल ट्वाइस। तो यहां पर जो OH है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन होता है जब एक से ज्यादा एटम मिलकर आयन बने तो उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो CaOH जैसे कि OH माइनस आयन जो है यहां पर जो 2 है वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब कुछ रूल्स होते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखने के। वो रूल्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज करना है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।